बच्चों सुप्रभात। आज हम गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी गद्यांश और प्रश्नों के संबंध में जानेंगे। हम पहला गद्यांश पढ़ते हैं। लंबे बेंट वाले हसुए को लेकर जब वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आए कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा, बूढ़े बंशीधर के बूते अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, अब वैसे नहीं कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम, व्रत, उपवास नहीं झेल पाता। प्रश्न पहला, मोहन घर से किस उद्देश्य से निकला? मोहन घर से लंबे बेंट वाला हसुआ लेकर निकला और उसका उद्देश्य था कि खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर खेत को साफ कर सके। दूसरा प्रश्न, बंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था? बंशीधर अब बूढ़े हो गए थे। वे पुरोहिताई का काम तथा खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। अधिक उम्र व जर्जर शरीर के कारण कठिन श्रम, व्रत, उपवास नहीं कर पाते थे। यजमान किस पर श्रद्धा रखते थे? क्यों? यजमान बंशीधर पर श्रद्धा रखते थे। उनको उनकी निष्ठा और संयम की प्रशंसा करते हैं और इसी कारण वे मान सम्मान करते थे। गद्यांश नंबर 2, मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या होने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण यह भी कि बचपन से उसके मन में ये बात बैठा दी गई थी। जातिहीनता के कारण धनराज ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि वह मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। प्रश्न, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं मानता था क्योंकि उसके मन में बचपन से नीची जाति होने का भाव भर दिया गया था और इसलिए मोहन की मार को वह उनका अधिकार समझता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने मोहन के बारे में क्या घोषणा कर दी थी? त्रिलोक सिंह ने मोहन के बारे में घोषणा की कि एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनका और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। धनराम की नियति क्या थी? धनराम गरीब लड़कों और गरीब घर से संबंधित रखता है और खेतिहर मजदूर परिवारों की भांति धनराम भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। उसके बाद वह परंपरागत काम में लग गया। यह उसकी नियति ही थी। गद्यांश नंबर 3, धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाता था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर वह लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंट का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें? अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो बाप ने उसे धौंकने फूंकने और
शान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर कलम चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना था कि मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद से बेंच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम स्वयं इसका चुनाव करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंट हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराज ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव के लोगों को याद ही नहीं रहा कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। धनराम 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद कर पाया? धनराम ने 13 का पहाड़ा सारे दिन याद किया, परंतु इस बात में सफल नहीं हो पाया और इसके दो कारण हैं। एक तो धनराम मंद बुद्धि का था और दूसरा मन में बैठा हुआ पिटाई का डर। जवान की चाबुक से अभिप्राय क्या है? त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या कहा? जवान की चाबुक का अर्थ है व्यंग वचन। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को 13 का पहाड़ा कई बार याद करने को दिया, परंतु वह कभी नहीं याद कर पाया। उसे कई बार सजा मिली। इस बार उन्होंने उस पर व्यंग कसा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तुझमें पढ़ाई नहीं आएगी और इस तरह कह के विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें, और ऐसा कहकर उसने व्यंग किया। अध्यापक और लोहार के दंड देने में क्या अंतर था? यानी गंगाराम और त्रिलोक सिंह मास्टर के दंड देने में क्या अंतर था? याद न करने पर त्रिलोक सिंह मास्टर बच्चे को अपनी पसंद का बेंच चुनने का अधिकार दे देते थे, जबकि गंगाराम लोहार यहाँ पर सजा देने के लिए स्वयं हथियार का चुनाव करते थे। गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ लगता था उसी से धनराम को वे सजा दे देते थे। गद्यांश चौथा। औसत दफ्तरी के बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपनी भाई बिरादर बताना और अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन नए वातावरण और रात दिन काम के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर में स्कूली जीवन में वह अपनी पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिलता तभी जब रमेश के या उसके घर के कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना वर्ग थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख सुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतला कर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। रमेश मोहन को किस हैसियत में रखता था? क्यों? रमेश मोहन को घरेलू नौकरों की हैसियत में रखता था। इसका कारण ये था कि रमेश औसत दफ्तरी के बड़े बाबू की हैसियत का था, अतः वह मोहन को अपना भाई बिरादर बताकर अपना अपमान नहीं करवाना चाहता था। मोहन स्कूल में अपनी क्यों पहचान नहीं बना पाया? रमेश ने काफ़ी कहने के बाद मोहन को एक साधारण स्कूल में दाखिला तो करवा दिया। वह मेधावी था, परंतु अत्यधिक काम और नए वातावरण के कारण वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया, अतः उसकी पहचान स्कूल में नहीं बन पाई। मोहन को पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था, परंतु वहाँ उसे घरेलू नौकर की तरह रखा गया। उसे अपने घर की दीनहीन दशा का पता था, अतः अपनी वास्तविक स्थिति घर वालों को बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। यानी मोहन ने परिस्थितियों से समझौता करने का कारण यही है कि मोहन
को पढ़ने के लिए जब शहर लखनऊ भेजा गया, वहाँ उसे घरेलू नौकर की तरह रखा गया और उसे अपने घर के दीनहीन दशा का पता था। वह अपनी वास्तविक स्थिति बताकर अपने घर वालों को दुखी नहीं बनाना चाहता था, अतः उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। गद्यांश नंबर 5। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में सड़सी पकड़कर वह दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा और जैसे अपना सारा संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ में लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुगली चोट मारते हुए अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। मोहन धनराम के ऑफर को क्यों गया था और उस समय धनराम किस काम में तल्लीन था। मोहन धनराम के ऑफर पर अपने हंसुए की तेज धार करवाने के लिए गया था और उस समय धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था। धनराम अपने काम में सफल क्यों नहीं हो पा रहा था? धनराम अपने काम में सफल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक हाथ से सड़सी पकड़कर और दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक गांठ में सिरा न फंसने के कारण लोहा ठीक तरीके से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन ने धनराम का अधूरा काम कैसे पूरा किया? मोहन कुछ देर तक धनराम के काम को देखता रहा। अचानक वह उठ बैठा और दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम का हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट की। उसके बाद स्वयं धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया, फिर निहाई पर रखकर उसे ठोक पीट कर सुगढ़ गोले का रूप में बदल दिया। गद्यांश 6। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी न किसी प्रकार से हार जीत का भाव। धनराम के असमंजस का कारण क्या था? धनराम के असमंजस के दो कारण हैं। एक तो मोहन ब्राह्मण होकर लोहार का काम कर रहा था, दूसरा मोहन शिक्षित था और फिर भी उसने कुशलतापूर्वक लोहे की छड़ को सुगढ़ गोले में बदल दिया। यह हैरानी की बात थी। मोहन की मना स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। मोहन ने लोहे के छड़ को सुंदर गोले में बदल दिया, इसलिए उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। वह धनराम से अपनी कारीगरी की प्रशंसा चाह रहा था। धनराम किस संकोच, असमंजस और धर्म संकट स्थिति में था? धनराम लोहार जाति का था। वह लोहे की अनेक वस्तु बनाया करता था। यह उसका पैतृक पेशा था। मोहन उसके बचपन का मित्र और सहपाठी था, जिसे लोहे के छल्ले को बनाते हुए देखकर धनराम अपने मित्र के सामने वह संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति महसूस करता है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।